जी हाँ, सिनेमा घर में आज की फिल्म बस शुरू ही होने वाली है और आज की फिल्म लेकर हाजिर है आपकी दोस्त सीमा आर्य। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और आज सिनेमा घर में आप सुनने और देखने वाले हैं प्रसाद प्रोडक्शन की फिल्म खिलौना, जो 8 अप्रैल 1970 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के निर्देशक चंदर वोहरा, पटकथा और संवाद लिखे हैं आगा जानी कश्मीरी ने, स्क्रीन प्ले और कहानी गुलशन नंदा की है। फिल्म के निर्माता हैं एलवी प्रसाद और मुख्य भूमिकाओं में हैं संजीव कुमार, विजय कमल सिंह, मुमताज चांद के किरदार में हैं जितेंद्र मोहन सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी हैं। विपिन गुप्ता ने निभाया है ठाकुर सूरज सिंह का किरदार, दुर्गा खोटे बनी है ठाकुर सूरज सिंह की पत्नी और विजय की मां, रमेश देव किशोर सिंह, चांद उस्मानी लक्ष्मी सिंह किशोर की पत्नी, जयश्री टी राधा सिंह, जगदीप महेश ठाकुर साहब की पत्नी का भाई, मृदुला रानी हीराबाई और अलका सपना। फिल्म के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार हैं आनंद बख्शी। फिल्म की शुरुआत होती है हीराबाई के कोठे पर चांद के मुजरे से। मशहूर हो जाए सनम तो बेवफा के नाम से, मशहूर हो जाए अबे दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए सनम तो बेवफा के नाम से, मशहूर
शीशा चूर हो जाए, जरा सी ठेस लग जाए तो शीशा चूर हो जाए। सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। तेरे रंगीन होठों को, तेरे रंगीन होठों को कमर कहने से डरते हैं। तेरी इस बेरुखी पे हम, तेरी इस बेरुखी पे हम गजल कहने से डरते हैं, गजल कहने से डरते हैं। कहीं ऐसा न हो तू और भी मगरूर हो जाए, कहीं ऐसा न हो तू और भी मगरूर हो जाए। अगर दिलबर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। मुजरा खत्म होने के बाद ठाकुर सूरत सिंह वहां पहुंचते हैं। मुजरा देखने आए लोगों में बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा भी हैं। बिहारी बाबू सूरत सिंह पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि ये चांद हैं और इनकी शोहरत आपको भी यहाँ तक ले आई। बिहारी के बेअदबी करने पर ठाकुर सूरत सिंह कहते हैं, मैं यहाँ एक ज़रूरी काम से आया हूँ। बिहारी कहता है, आप जिस काम से यहाँ आए हैं मैं पिछले कई सालों से उसी काम से यहाँ आ रहा हूँ। बिहारी के फिजूल वाद विवाद को ख़त्म करने के लिए चांद उससे कहती है, बिहारी बाबू अब आप तशरीफ़ ले जा सकते हैं। हीराबाई पूछती है, बताइए ठाकुर साहब क्या हुक्म है। ठाकुर साहब कहते हैं, यूं ही यहाँ से गुजर रहा था कि इनकी गज़ल सुनकर दिल भर आया और मैं यहाँ खिंचा चला आया। चांद कहती है, ये तो मेरे महबूब शायर विजय कमल की गज़ल है, मैं तो उन्हीं की गज़ल गाया करती हूँ, बड़ा दर्द है उनके कलाम में। ठाकुर साहब कहते हैं, अब तो सिर्फ दर्द ही रह गया है उसके नसीब में। चांद हैरान होती है, कहती है, क्या मतलब है आपका। ठाकुर साहब उसे बताते हैं, मैं बदनसीब उसका पिता हूँ, तुम्हारा महबूब शायर पागल हो गया है। ठाकुर साहब उसे आगे बताते हैं, डॉक्टरों का कहना है अगर विजय की ज़िंदगी में कोई लड़की आ जाए पत्नी बनकर तो वो ठीक हो सकता है। हीराबाई पूछती है, आप क्या कहना चाहते हैं ठाकुर साहब। ठाकुर साहब कहते हैं, अगर चांद की रोशनी कुछ दिनों के लिए हमारे घर आ जाए झूठ मूठ की विजय की बहू बनकर, तो शायद मेरा बेटा ठीक हो जाए। हीराबाई ये सुनकर नाराज़ हो जाती है। ठाकुर साहब उससे विनती करते हैं, हीराबाई ये एक तजुर्बा है, क्या पता मेरा बेटा ठीक हो जाए। पर हीराबाई साफ इनकार कर देती है। तब चांद माँ को अंदर बुलाकर कहती है, माँ तुम भी तो यही चाहती हो कि मेरा घर बस जाए। क्या हुआ, जो नाटक में ही सही मुझे मेरे महबूब शायर की खिदमत का मौका तो मिलेगा। माँ कहती है, तू एक पागल के साथ कैसे रह सकेगी। चांद कहती है, माँ यहाँ कौन से होशमंद आते हैं। ठाकुर साहब माँ बेटी की बातें सुन लेते हैं और चांद को कहते हैं, धन्यवाद बेटी, और हीराबाई से कहते हैं, इसके लिए मैं आपको हर महीने 1000 रुपये दूंगा। कल आप चांद को लेकर हवेली पर आ जाएं।
सॉलिसिटर से कागज बनवा दूंगा, एग्रीमेंट करवा लूंगा। हीराबाई ठाकुर साहब से कहती है, इस माहौल में रहकर भी मेरी चांद में कोई दाग नहीं है। ठाकुर साहब उसे वचन देते हैं कि चांद के सम्मान को कोई आंच नहीं आएगी। ये एक ठाकुर का वचन है। आपने ट्यून किया है विविध भारती का दिल्ली केंद्र FM 106.4 मेगाहर्ट्ज पर और सुन रहे हैं कार्यक्रम सिनेमा घर। सिनेमा घर में है आज फिल्म खिलौना की कहानी। आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त सीमा आर्य के साथ और अपने साथियों से हम ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं तो अपने विचार और अपनी बातें हमें मेल करें vbsdelhifeedback@gmail.com पर। और अब कहानी आगे बढ़ती है कुछ इस तरह कि हीराबाई बेटी चांद को लेकर दूसरे दिन ठाकुर साहब की हवेली पहुंचती है। चांद को देखकर उनकी धर्म पत्नी बड़ा बेटा किशोर बहुत उपेक्षा से उसे देखते हैं और नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन किशोर की पत्नी लक्ष्मी चांद का स्वागत करती है। ठाकुर साहब चांद को घर के ऊपर वाली मंजिल पर ले जाते हैं जहां विजय का कमरा है। उसके सामने वाले कमरे में चांद के रहने की व्यवस्था है। नीचे परिवार के सदस्य रहते हैं। घर के वातावरण और सुबह शाम पूजा पाठ से चांद का मन बड़ा खुश होता है। विजय को चांद देखती है तो हैरान हो जाती है। बड़ी हुई दाढ़ी, फटा कुर्ता पजामा और कमरे में कैद, अपने कमरे में ही शायरी की महफिल सजाता अपने आप में वो उसका महबूब शायर। बाहर से चांद उसे देख रही होती है कि विजय की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे अचरज से घूर कर देखने लगता है। पास बुलाता है। चांद खिड़की से उससे बात करने की कोशिश करती है कि विजय उसकी बाह खींच लेता है। चांद घबराकर कमरे में भाग जाती है। उसका दुपट्टा विजय के हाथ में आ जाता है। ठाकुर साहब के घर शादी में शामिल होने के लिए ठाकुर साहब की पत्नी का भाई महेश भी आया है। वो बहन से पूछता है कि ठाकुर साहब जिस लड़की को विजय के लिए इस घर में लाए हैं वो कैसी है, कहाँ है। उसकी बहन गुस्से से कहती है, वो लड़की इस घर में आई तो है पर इस घर के योग्य नहीं है। तब महेश बहन को समझाता है कि भगवान छोटे घर में जन्म लेने पर छोटे नहीं हो जाते दीदी। दूसरे दिन ठाकुर साहब चांद के लिए शादी का जोड़ा लेकर आते हैं और विजय के साथ उसका विवाह होता है। शादी के लाल जोड़े में सजी चांद को देखकर विजय को उसके रूप में किसी और लड़की का चेहरा नजर आता है और उसे पागलपन का दौरा पड़ जाता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है। तभी किशोर एक बड़ा सा डंडा लेकर विजय की खूब पिटाई करता है और उसके चेहरे पर बड़ी सी टॉर्च की तेज रोशनी डालता है। तेज रोशनी से विजय बहुत घबराता है, डरता है और छुप कर बैठ जाता है। किशोर अपने पिता से कहता है, पिताजी बहुत हुआ आपका तजुर्बा, कल ही इस लड़की को वापस भेजिए और कल मैं खुद विजय को पागल खाने छोड़ के आऊँगा। विजय को बेरहमी से मारते हुए देखकर विजय की माँ व्याकुल हो जाती है, खूब रोती है और पति से कहती है, इसे रोकिए, मेरे जीते जी विजय पागल खाने नहीं जाएगा। ये सारा दृश्य चांद देख रही है और मायूस ठाकुर साहब के पास आकर कहती है, जिसके सर पर माता पिता का आशीर्वाद है उसे कुछ नहीं होगा ठाकुर साहब।
भगवान ने चाहा विजय बाबू ज़रूर ठीक हो जाएंगे। मैं उनकी मन से सेवा कर उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर इसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो मैं मानूंगी कि मैं किसी काम आई। विजय की माँ चांद के ये वचन सुनकर पछतावा में बहुत ग्लानि में भर जाती है और चांद से क्षमा मांगते हुए कहती है, मैंने तुझे समझने में भूल की बेटा, तू मेरी विजय की बहू बनकर रहेगी। दूसरी तरफ महेश की पत्नी शशि बाला श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए मौन व्रत धारण किए हुए है और 2 साध्वी हमेशा उसके इर्द गिर्द रहती हैं। महेश इस बात से परेशान है और इस कोशिश में लगा रहता है कि पत्नी का मौन व्रत टूट जाए तो उससे बात करे, पर हर प्रयास उल्टा पड़ जाता है और पश्चाताप करने के लिए पत्नी का मौन व्रत और बढ़ जाता है। विजय का भाई किशोर गुस्सेबाज और सख्त दिल इंसान है। वो अपने मामा महेश पर भी गुस्सा होता है। वो उसे कार्यालय में काम करने के लिए कहता है और वहां पर महेश देखता है कि किशोर का अपनी सेक्रेटरी के साथ काफी मेल जोल है। उसे महंगे उपहार देता है। अब कार्यालय में महेश हमेशा दोनों पर नजर रखता है। उधर चांद के घर नौकर काका उसके लिए नाश्ता लेकर के आते हैं तो चांद काका से पूछती है, ये सपना कौन है? काका कहते हैं, ये एक बड़ी दुख भरी कहानी है। सपना और विजय बाबू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। बुरा हो इस बिहारी का, उसने विजय से सपना को छीन लिया। चांद हैरानी से पूछती है, बिहारी? वो कहता है, हाँ बिहारी हमारा पड़ोसी है, यहाँ पड़ोस में ही रहता है। उसे मालूम था कि विजय और सपना एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी उसने सपना के शराबी मामा को न जाने क्या क्या सब्ज बाग दिखाए और माता पिता तो बेचारी सपना के बचपन में ही मर चुके थे। इसलिए बिहारी के दबाव में आकर उसके मामा ने सपना का विवाह बिहारी से कर दिया, लेकिन इतने पर भी बिहारी का जी नहीं भरा। वो जानता था विजय और सपना एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब भी उसने विवाह समारोह में विजय को जबरदस्ती आमंत्रित किया और दोनों के संबंधों को लेकर व्यंग करता रहा। वो विजय से कहने लगा कि हमारे विवाह पर क्या तुम कोई अपनी गजल नहीं सुनाओगे? तेरी शादी पे दूं तुझको तोहफा मैं क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा हुआ। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। बेवफा ही सही, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी। खुश रहे। तुझको महफिल मिले, ओ जा मैं तन्हा रहूं, तुझको महफिल मिले। डूबने दे मुझे, तुझको साहिल मिले। आज मर्जी यही, आज मर्जी यही,
खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, खुश रहे। उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा, ओ उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा। दर्द दिल अब मेरे साथ ही जाएगा, मौत ही आखिरी, मौत ही आखिरी बस दवा है मेरी, मौत ही आखिरी बस दवा है मेरी। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, खुश रहे, खुश रहे। बिहारी समारोह के दौरान विजय और सपना को तंज कसता रहता है। आहत सपना ने वहां रखे पटाखों में आग लगा दी और खुद को आग के हवाले कर दिया। विजय ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जलती हुई सपना छत से कूद गई और उस रात के बाद विजय बाबू कभी होश में नहीं आए। उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। ये कहानी सुनने के बाद चांद विजय के कमरे में जाती है। विजय उससे पूछता है, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? चांद कहती है, मैं सपना हूँ। विजय कहता है, तुम्हारी तो शादी हो गई है। चांद कहती है, वो तो पिछले जन्म में, ये तो मेरा नया जन्म है और अब मेरा नाम है चांद। विजय को उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। वो कहता है, तुम मेरी सपना हो। तभी विजय चांद को वही सफ़ेद दुपट्टा लेकर आता है जिसकी उसने माला बना ली है गांठें लगाकर। वो माला चांद को पहना देता है। चांद कमरे से बाहर चली जाती है और विजय के कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। विजय उसे बहुत पुकारता है पर वो नहीं सुनती। तभी काका विजय के लिए खाना लेकर आते हैं। विजय गुस्से में है, नाराज़ है और उनकी पिटाई कर देता है। घर का सारा सामान उठा कर फेंकता है। तभी चांद कमरे में आती है और एक चीज़ उसके सिर में लग जाती है। खून बहने लगता है। काका विजय को डांटते हुए कहते हैं, विजय बाबू, अभी तक तो आप हमें ही मारा करते थे, आज पराए घर की लड़की को भी मार दिया। तभी चांद काका पर झूठी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहती है, काका, ये पति पत्नी के बीच का मामला है, आप बोलने वाले कौन होते हैं? ये सुनकर विजय शांत हो जाता है और चांद से माफ़ी मांगता है। चांद ने विजय का विश्वास जीत लिया। अब विजय उसकी हर बात मानता है। वो उसे नाश्ता कराती है, नहाकर साफ कपड़े पहनने को कहती है। विजय उसकी हर बात को मान लेता है। विजय के व्यवहार और स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगता है। उधर किशोर के 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी और बहन राधा। ये तीनों छुप छुप कर चांद को निहारते हैं, देखते हैं, उसे बहुत पसंद करते हैं लेकिन पास नहीं जाते। चांद उन्हें देखती है और कहती है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं आते? बच्चे कहते हैं, आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं। राधा उसे कहती है, आप तो बिल्कुल हीरोइन की तरह लगती हैं। तो वो कहती है कि जब मैं तुम्हें इतनी अच्छी लगती हूँ तो मेरे पास आते क्यों नहीं, मुझसे बातें क्यों नहीं करते? धीरे धीरे बच्चे
उससे घुलने मिलने लगते हैं। एक दिन बच्चे चांद से कहते हैं कि हमारे लिए छत पर अटकी पतंग उतार लाइए। चांद छत पर चढ़कर पतंग उतारने की कोशिश करती है कि देखती है पड़ोस के घर में रहने वाला बिहारी राधा को मुंबई ले जाकर हीरोइन बनाने के सपने दिखा रहा है। चांद उसे धमकाते हुए कहती है कि वो भोली भाली राधा को गुमराह ना करे। राधा वहां से भाग जाती है। चांद बिहारी से कहती है, तुम इस घर की इज्जत पर बुरी नज़र मत डालो और राधा से दूर रहो। बिहारी कहता है, भोली तो तुम भी हो। एक दिन देखना, जब विजय ठीक हो जाएगा यही लोग तुम्हें कैसे घर से धक्के देकर बाहर कर देंगे। चांद जवाब देती है, तुम इसकी चिंता ना करो, मैं समझूंगी। किसी अच्छे काम का सिला मिला। चांद पतंग लेकर नीचे उतर आती है और बच्चों को पतंग देती है। बच्चे खुश होकर उसे प्यार करते हैं। तभी किशोर वहां आ जाता है और बच्चों से पतंग झपट कर पतंग को फाड़ देता है और बच्चों को वहां से डांट कर भगा देता है। उसकी इस हरकत पर चांद उसे कहती है, आपको बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। किशोर जवाब देता है, शरीफ घर के लोग लूट की चीजें नहीं लेते। चांद कहती है, मेरी इस घर में वही इज्जत है जो लक्ष्मी भाभी की है। ये सुनकर किशोर गुस्से में उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है, तुम्हारी हैसियत इस घर में वैसी ही है जैसी इस पतंग की। कल वहीं पहुंच जाओगी जहां से आई हो। आहत चांद अपना सामान उठाकर जाने को तैयार होती है। उसे अपना सामान बांधते हुए देख विजय बेचैन हो जाता है और विजय का दर्द भरा स्वर उसे रोक लेता है। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं मजबूर हूँ, लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। गिला तुमसे नहीं कोई मगर अफसोस थोड़ा है कि जिस गम ने मेरा दामन बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, उसी गम से मेरा फिर आज रिश्ता
जोड़ जाते हो खिलौना मेरे दिल से न लो बदला ज़माने भर की बातों का ठहर जाओ सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का चले जाना अभी से किस लिए मुंह मोड़ जाते हो ओ खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो चांद विजय के पास आती है और उसे चुप कराती है। चांद का सहारा पाकर विजय शांत हो जाता है। तभी बिजली चमकती है और विजय अपने होश में नहीं रहता। जब उसे एहसास होता है कि उसने चांद के साथ बुरा व्यवहार किया है तो वो अपने आप को जख्मी कर लेता है। आत्मग्लानि में वो हिंसक हो जाता है और अपने को मारने की कोशिश करता है। किशोर कहता है, इसे अब घर में रखना मुश्किल है। आज अपने को तो कल किसी और को भी मार डाल सकता है। तभी किशोर पागलखाने से डॉक्टर बुलाता है और उसे पागलखाने भेजने की तैयारी करता है। माँ पिता बहुत मना करते हैं पर वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ चांद अपमानित और शर्मिंदा है। तभी विजय की माँ चांद से विजय को घर पर रोक लेने की विनती करती है। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है। चांद किशोर से सख्ती से कहती है कि विजय बाबू कहीं नहीं जाएंगे और कहती है, मैं उस दौर से गुजर चुकी हूँ जहाँ कोई खतरा होता है। मैं विजय बाबू की जिम्मेदारी लेती हूँ। विजय को एहसास है कि उसने अपराध किया है। वो चांद से नजरें नहीं मिला पाता। चांद उसे समझाती है कि आपने कोई पाप नहीं किया, लेकिन वादा करो कि आप अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। राधा रात को चुपके से बिहारी के घर जाती है और उसे अपनी कुछ तस्वीरें और पैसे देती है और कहती है, मेरी तस्वीरें जल्द से जल्द बम्बई भेज दो। अचानक मोहन घर पहुंचता है। इंजीनियर नौजवान मोहन, जो कि जितेंद्र है, घर पहुंचकर बड़ा खुश है। पिता से कहता है, पिताजी आपने इस ज़माने में बहुत अच्छा काम किया है जो चांद को घर ले आए। ज़माने में आपने एक नई मिसाल कायम करी है। मोहन ऊपर अपने भाई विजय से मिलने जाता है। विजय मोहन से चांद को मिलवाता है। कहता है, ये मेरा बहुत पढ़ा लिखा भाई है। चांद से मिलकर मोहन कहता है, भैया ये तो आपकी कविता मालूम होती है। उसी वक्त पड़ोसी बिहारी भी मोहन से मिलने वहां आ टपकता है और उसे मिलकर अपने यहाँ पार्टी में आने का न्योता दे देता है। किशोर उसे चेतावनी देता है कि चांद को सर चढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता भी है उस पर कितना खर्च हो रहा है। तभी नशे में चूर हीराबाई का आदमी पैसे लेने आता है। किशोर कहता है, खुद ही देख लो अपनी आंखों से, हर महीने 1000 रुपए जाते हैं चांद के लिए। लेकिन मोहन अपने भाई को समझाता है कि आखिर वो देखभाल भी तो कर रही है विजय भैया की। दूसरी तरफ मामा महेश भी रोजी को आकर्षित करने में लगा है। वो झूठा तार अपने नाम से भेजता है और कि उसकी आंटी उसके नाम 5 लाख रुपया छोड़ करके इस दुनिया से चली गई है और
दुखी होने का नाटक करता है। रोजी उसके प्रति सहानुभूति बताती है और रोजी को जब पता चलता है कि उसको 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं तो रोजी भी उसके प्रति आकर्षित हो जाती है और उसे कहती है कि तुम अपनी पत्नी को तलाक दे दो। इसी समय हीराबाई बहुत बीमार होती है। नारी सभा के प्रेसिडेंट उसको मिलने आते हैं। हीराबाई उनसे कहती है चांद आपकी बेटी है। वो कहते हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता। हीराबाई उन्हें याद दिलाती है और वो कहानी सुनाती है कि आज से 20 साल पहले मेरठ के आगे एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। मैं दिल्ली से मुजरा करके लौट रही थी कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। उसी ट्रेन में आपका परिवार भी सफ़र कर रहा था। आपकी पत्नी और आपकी 2 बच्चियां घायल हो गई थी। मैं मौका पाकर आपकी छोटी बेटी को उठा लाई थी और वही बेटी चांद है, वो आपकी बेटी है। और वो सतनाम दास जी से विनती करती है कि आप अपनी बेटी को अपना लीजिए। सतनाम दास जी कहते हैं चांद मेरी बेटी नहीं हो सकती, वो तो रेल दुर्घटना में ही मर गई थी और अगर तब नहीं मरी तो अब इस माहौल में रहने के बाद वो मेरे लिए मर चुकी है। माँ की बीमारी का सुनकर वहाँ पहुँची चांद अपनी माँ और सतनाम दास जी की बातें छुप कर सुन लेती है। हीराबाई चांद को देखकर कहती है बेटी मैंने तुझे आज अपने से दूर कर दिया, मुझे माफ़ कर दे। और कहते कहते गिर पड़ती है। हीराबाई दुनिया छोड़ चुकी है। चांद रोते बिलखते वापस विजय के घर पहुंचती है। वहां ठाकुर साहब अपने कारोबार का हिसाब किताब चेक कर रहे हैं। हड़बड़ाया सा किशोर कहता है पिताजी आपको मेरे पे भरोसा नहीं। और दूसरी तरफ आप चांद के लिए हज़ारों रुपये लुटाए जा रहे हैं। तभी चांद वहां पहुंचती है और कहती है अब आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी माँ को आप बुरा भला मत कहिए, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। ये लीजिए अपना एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट किशोर को लौटा देती है। दिवाली का दिन है। सतनाम दास जी मिठाई लेकर ठाकुर सूरत सिंह के घर आए हैं। साथ में उनकी पुत्री शशिबाला भी है। ठाकुर साहब की पत्नी कहती है आज भी आप अपने दामाद को साथ लेकर नहीं आए। घर में दिवाली की पूजा की तैयारियां चल रही हैं। माँ कहती है मेरा विजय कब हमारे साथ दिवाली मनाएगा। तभी चांद विजय को लेकर पूजा के लिए आती है। किशोर चांद को झिड़क कर वापस ऊपर चले जाने को कहता है। तब मोहन चांद से मिलने ऊपर जाता है और कहता है कि आप तो जादूगर हैं जिसने एक पागल को ठीक कर दिया। विजय भैया को आपने अच्छा कर दिया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। तभी बिहारी भी वहाँ आ जाता है। मामा पूजा के लिए मोहन को बुलाने आते हैं। बिहारी उन्हें भी अपने पार्टी में ले जाने के लिए आमंत्रित करता है और वो कहते हैं कि नीचे पूजा चल रही है, सामने से कैसे जा सकते हैं। बिहारी कहता है मेरी छत से कूदकर पीछे के दरवाजे से हम बाहर निकल जाएंगे। और वो सब निकल जाते हैं। नीचे पूजा के बाद सब मिठाई खा रहे हैं कि अचानक बच्चे से जलती फुलझड़ी पटाखों में गिर जाती है और पटाखे जलने से शोर और आग देखकर विजय चीखते चीखते ऊपर भागता है। चांद उसे संभालती है। उधर बिहारी मोहन और मामा को एक कोठे पर ले जाता है और वहाँ चांद को याद करता है, उसकी तारीफें करता है। नशे में मोहन को नाचते हुए चांद दिखाई देती है।
मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, आंखों से पीने में कुछ खराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। मुझ पे कर ले यकीन, मैं नशे में नहीं। मुझ पे कर ले यकीन, मैं नशे में नहीं। किस लिए फिर सनम डगमगाए कदम, ये है मस्ती तेरी शरबती आँख की, ये नजर है जनाब, ये नहीं है शराब। रंग क्या इस नजर का गुलाबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। अब पिए तो सनम तुझको मेरी कसम, अब पिए तो सनम तुझको मेरी कसम। इस तरह रूठ कर फेर ली क्यों नजर, आँख बोझल हुई, खाली बोतल हुई, जी नहीं भर भरा और ला, और ला। एक खतरा नहीं बस जरा भी नहीं, तू शराबी नहीं, तू शराबी नहीं, तू शराबी नहीं, तू मोहन नशे में वहां से उठकर चांद के पास जाता है। चांद उसे डांटती है और समझाती है कि आप एक खानदानी लड़के हैं, शराब पीना आपको शोभा नहीं देता। उधर मामा भी अपनी पत्नी के सामने पहुंचता है, जहां वो साध्वियों के साथ पूजा कर रही है। मामा को नशे में देखकर उस पर ठंडा ठंडा पानी डाल देती हैं साध्वियां, और मामा का नशा उतरता है। शशिबाला उसे छोड़कर मायके चली जाती है। चांद कालिदास की शकुंतला की कहानी पढ़ रही है और स्वप्न में खो जाती है। उसे लगता है जैसे वो ही शकुंतला है और विजय दुष्यंत। ये नाटक कवि लिख गए कालिदास, ये नाटक कवि लिख गए कालिदास। कहीं पे तपोवन की भूमि के पास किसी मृग का पीछा जो करते हुए तकी सुंदरी एक दुष्यंत ने, शिकारी का मन हो गया खुद शिकार, उसे भाग गई उस चमन की बहार। लगती थी वो कोई
अप्सरा उसका था नाम शकुंतला। शकुंतला शकुंतला एक कली थी वो जो चटक गई भंवरे के संग भटक गई। प्रीतम को मन में बसा लिया गंधर्व प्यार रचा लिया। जब सेज सज गई प्रीत से, जब सेज सज गई प्रीत से, मन ने कहा मनमीत से। मुझे छोड़ तो न जाओगे, मुझे छोड़ तो न जाओगे। ओ रसिया मन बसिया पिया लेके दिया, मुझे छोड़ तो न जाओगे। सगरी नगरी के तुम हो राजन, डरती हूँ मैं ये सोच के साजन। मुझे भूल तो न जाओगे, पिया छोड़ तो न जाओगे। बन की रानी के वो गीत गाते हुए राजा वापस नगरिया को जाते हुए एक अंगूठी निशानी उसे दे गया। प्रेम की एक कहानी उसे दे गया। जागते वक्त भी सोई रहती थी वो, सैया के ध्यान में खोई रहती थी वो, खोई रहती थी वो। एक दिन द्वार पे आया एक महर्षि, कोई है, कोई है। दे दिया उसने निर्दोष को ये श्राप। तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को। और चांद विजय बाबू पुकारते पुकारते अपने सपने से बाहर आती है। देखती है विजय किताब में डूबा है, घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए हैं। तभी विजय के पास हो जाकर देखती है कि वो किताब में बिल्कुल डूबा हुआ है और मोहन इधर घर वापस आता है। सिरदर्द का बहाना करता है। चांद उससे पूछती है, क्या आपकी तबीयत खराब है? कहता है सिरदर्द है। चांद उसका सिर दबाती है। मोहन उसकी बहुत तारीफ करता है तो चांद कहती है, आपने शकुंतला की कहानी पढ़ी है? कहीं आपके भाई मुझे भूल तो ना जाएंगे? मोहन कहता है, आप भरोसा रखें। तब चांद उसे बताती है कि वो विजय के बच्चे की माँ बनने वाली है। सुनते ही मोहन हैरान रह जाता है और उसी रात घर छोड़कर शहर चला जाता है। इधर अपनी पत्नी को सबक सिखाने के लिए महेश वकील के जरिए तलाकनामा भिजवाता है। विजय सो रहा है तभी चांद उसे जगाती है। कहती है, बिहारी राधा को भगाकर मुंबई ले जा रहा है। वो राधा का
रास्ता रोकती है और कहती है तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तुम्हें नहीं पता बिहारी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा और मैं इस घर की मिट्टी में इज्जत नहीं मिलने दूंगी। राधा कहती है इज्जत की बात वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत हो, और चांद को धक्का देकर बिहारी के साथ चली जाती है। बिहारी राधा को लेकर भाग ही रहा होता है कि विजय वहां पहुंच जाता है। दोनों में हाथापाई होती है। शोर सुनकर घर के सभी सदस्य वहां पहुंच जाते हैं। ठाकुर साहब बिहारी से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिहारी झूठ बोल देता है, कहता है मुझे चांद ने बुलाया है। ठाकुर साहब गुस्से में चांद की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तुमने क्या किया? मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। चांद बार बार कहती है ये सब झूठ है, पर कोई नहीं सुनता। तो ठाकुर साहब कहते हैं अगर ये झूठ है तो सच क्या है? चांद चुप लगा जाती है, कहती है ये ना पूछिए ठाकुर साहब। विजय की माँ चांद को बहुत मारती है और जब वो पैर पड़ती है तो उसे धक्का देकर घर से निकाल देने को कहती है। किशोर कहता है इस घर में या तो अब चांद रहेगी या तो मैं और मेरे बच्चे। ठाकुर साहब पत्नी से कहते हैं किशोर को थोड़ा समझाओ, मुझे इस समय थोड़ा वक्त दे, मेरे इम्तिहान को ना ले, थोड़ा सब्र करे। उधर महेश रोजी से शादी करने का नाटक रच रहा है। शशि बाला को जब पता चलता है कि महेश रोजी से शादी कर रहा है और रोजी को अपने घर में पाती है तो साध्वियों से कहती है तुम्हारे कारण मेरा पति मुझे छोड़ रहा है। महेश देखता है नाटक रंग ला रहा है, वो रोजी को लेकर वहां से निकल पड़ता है। रोज रोज रोजी, रोज रोज रोजी, रोज रोज रोजी तुमको प्यार करता है। 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 मैं तुमको है को इनकार करता है। रोज रोज रोजी उधर राधा रो रही है और चांद को वो खत दिखाती है जिसमें बिहारी उसे ब्लैकमेल करता है कि तुम मेरे पास नहीं आई तो तुम्हारे खत सबके सामने आ जाएंगे और तुम्हारे खानदान की इज्जत का क्या होगा। राधा उसे भाभी कहकर पुकारती है। चांद अपने लिए भाभी सब शब्द सुनकर भावुक हो जाती है और कहती है राधा तू नहीं, बिहारी के पास खत लेकर मैं जाऊंगी। वो बिहारी के घर छत पर उससे मिलती है। बिहारी कहता है अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मैं राधा को छोड़ दूंगा। बिहारी बदतमीजी पर उतर आता है तो चांद विजय को पुकारती है। विजय और बिहारी में एक बार फिर से हाथापाई होती है और इसी हाथापाई में बिहारी अपनी छत से नीचे गिर जाता है, ठीक उसी जगह जहां से सपना गिरी थी। विजय जैसे सपने से जागता है, गुजरी वो सारी बातें उसे याद हो आती हैं। माँ उसे गले लगाती है। भाभी से चांद कहती है भाभी विजय बाबू ठीक हो गए हैं। विजय अपनी भाभी से पूछता है ये लड़की कौन है? वहाँ बिहारी की मौत का केस अदालत पहुँचता है जिसका इल्ज़ाम विजय पर आता है और चांद पर भी गलत इल्ज़ाम अदालत में लगाए जाते हैं। वकील कहता है ये विजय बाबू के इलाज के लिए ठाकुर साहब उसे अपने घर लेके आए थे, लेकिन तवायफ हीराबाई की बेटी विजय के साथ साथ बिहारी से भी प्रेम का नाटक कर रही थी। वाद विवाद में विजय बहुत आहत होता है। चांद अदालत में अकेली रह जाती है। महेश मामा उससे सहानुभूति रखता है। अदालत में कोई सबूत नहीं मिल पाता और विजय को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब ठाकुर साहब चांद को पैसा देकर वापस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। वो उसे जाने को कहते हैं। विजय कहता है बाबूजी ये पैसे मुझे दीजिए, मैं चांद को दूंगा। विजय ऊपर अपने कमरे में पहुंचता है। वहां चांद उदास बैठी है। वो चांद से पूछता है बीमारी की हालत में मैंने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं किया?
चांद उसे बीती हर बात याद दिलाने की कोशिश करती है। दुपट्टे की वो सफ़ेद माला दिखाती है, कहती है ये पहनाकर आपने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया था। लेकिन विजय को तो कुछ भी याद नहीं आता। तभी भाभी आ जाती हैं। चांद भाभी से लिपटकर रोने लगती है और उन्हें बताती है कि वो विजय के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये जानकर घर में कोहराम मच जाता है। ठाकुर साहब किशोर और उसकी माँ उस पर चरित्रहीन और धोखेबाज होने का इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं ये बिहारी का पाप हमारे घर का बता रही है। चांद विजय के पैर पकड़कर कसम खाती है कि ये बच्चा आपका है। किशोर चांद को घसीटकर घर से बाहर देकर निकालना चाहता है और धक्के देता है। तभी विजय उसे रोक लेता है और कहता है विजय भैया, किसी अकेली औरत के साथ ऐसा दुर्व्यवहार मैं नहीं होने दूंगा। अगर ये बच्चा मेरा नहीं है तब भी मैं उसे पालूंगा। तभी मोहन भी वापस घर लौट आता है और सतनाम दास से कहता है अब तो स्वीकार कर लीजिए कि ये आपकी बेटी है। मामा महेश की वजह से किशोर की सच्चाई भी सबके सामने आ जाती है और राधा भी स्वीकार करती है कि बिहारी उसके लिए इस घर में आता था। मोहन चांद से माफ़ी मांगता है और कहता है आपने मुझे सही राह दिखाई। विजय कहता है मोहन तू तो हीरा है। मोहन कहता है नहीं भाई, असली हीरा लक्ष्मी भाभी हैं, जिसके साफ हृदय पर कभी कोई झूठा रंग नहीं चढ़ा। भाभी चांद को गले लगा लेती है और अंततः सारा परिवार चांद को अपनी बहू स्वीकार कर लेता है और विजय चांद को वही दुपट्टे की माला पहनाता है और इस तरह अंत भला तो सब भला। कैसी लगी आपको आज की फिल्म खिलौना, ज़रूर बताइएगा। और अब दीजिए कार्यक्रम से अपनी दोस्त सीमा आर्य को इजाज़त। नमस्कार।